हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने फूड इंजीनियरिंग के बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फूड केमिस्ट्री। जो फूड इंजीनियरिंग के बहुत से जो बाकी टॉपिक्स बच गए हैं वो मैं टाइमली कवर करूँगा, और जो फूड केमिस्ट्री है वो मैं अभी इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। क्योंकि अपनी 4 साल की बीटेक के दौरान आपने इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि आपको भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ ज़्यादा रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक फ़ायदा ये होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये एक जैसे से रहते हैं। जब कभी भी आएंगे तो वो एक जैसे से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा नयापन नहीं होता इन क्वेश्चंस में। और साथ ही साथ ये कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते, तो इसलिए जो गलतियाँ होने के जो चांसेस हैं, जो मिस्टेक होने के चांसेस है कैलकुलेशन में, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स क्वेश्चंस भी नहीं आते इसमें, तो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का फ़ायदा ये है कि आपने अगर पिछले साल के क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो आप इन क्वेश्चंस को इन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी होती है इस चीज़ को लेकर कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो पूरे पेपर में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फूड केमिस्ट्री, एंड फर्स्ट वी विल लुक एट द सिलेबस ऑफ द फूड केमिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट वी विल लुक अबाउट द हाउ द टॉपिक्स हैव कम इन द प्रीवियस ईयर्स, कि किस तरह के टॉपिक्स पिछले गत वर्षों में आए हैं और किन किन टॉपिक्स को कितनी वेटेज मिली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2012 से 2022 तक और जो टॉपिक्स हैं वो कितने कितने नंबर के आए हैं, तो जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए प्रिपरेशन में, और जो टॉपिक है उसमें क्या कुछ पढ़ा जाना चाहिए या सिलेबस को किस तरीके से समझा जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फूड केमिस्ट्री सिलेबस। So this is the syllabus of food chemistry and nutrition. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि carbohydrate, protein and lipids. So these are the macronutrients. These are the macronutrients: carbohydrate, protein and lipids. Then there are some micronutrients. So before that यहाँ पर pigments, food flavors और enzymes, ये तीन और चीज़ें हैं। Then the nutrition part में आप देखो बैलेंस डाइट के बारे में बोला गया है। Then essential amino acids, essential fatty acids, so protein efficiency ratios. So these are some of the micronutrients. Then chemical and biochemical changes, that is given in the syllabus. So changes occur in the food during different processing. So अगर आप बेसिकली समझो तो ये कि फूड केमिस्ट्री में क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, देन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड देन द सम अदर टॉपिक्स जैसे कि पिगमेंट्स, फूड फ्लेवर्स, एंजाइम्स। तो एक बार समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये बोलता है ये कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करनी है हमें। यानी क्या है कि स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टीज। सैकराइड्स क्या होते हैं? शुगर्स। तो जो शुगर्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, तो आप इसको याद रखिए कि स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर में ये मोस्टली जो है बॉन्डिंग पूछता है कि सपोज सेलुलोज जो है, सेलुलोज में अगर ग्लूकोज यूनिट जो है उनमें आपस में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो ये इस बॉन्डिंग के बारे में पूछता है। ये अल्फा है या बीटा है, ये 1,4 है, अल्फा बीटा 1,4 है कि कौन सी बॉन्डिंग है, ये इस तरह की चीजें पूछता है। सो स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टीज, इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। मोनो यानी जिसमें सिंगल शुगर होती है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। और ओलिगो में क्या होता है कि 2 से 10 तक की अगर यूनिट्स हैं, सैकराइड यूनिट्स हैं, अगर यदि सपोज किसी शुगर में आपको 1 से ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं, या तो वो ओलिगोसैकेराइड होगा या फिर पॉलीसैकेराइड होगा। मगर 2 से 10 के बीच में अगर यूनिट्स हैं तब वो ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। अदरवाइज इफ द यूनिट्स आर मोर देन 10 देन यू विल कॉल इट एज पॉलीसैकेराइड। हालांकि ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट दिस इज अ बुकिश डेफिनेशन।
मतलब कि अगर 2 से 10 यूनिट्स हैं तब तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है, अदरवाइज उसको पॉलीसैकेराइड बोला जाएगा। Including starch, cellulose, lactic substances and dietary fiber, gelatinization, retrogradation of starch। तो यहाँ पर जो हमें पॉलीसैकेराइड्स कवर करने हैं वो कौन से हैं? स्टार्च, सेलुलोज, लैक्टिक सब्सटेंसेस एंड डाइटरी फाइबर। उसके बाद ये क्या कहता है कि जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जिसको अपने खास तौर पर कवर करना है, वो है जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन, राइट? So this is the one macronutrient. Then the next macronutrient is the protein. प्रोटीन में हमें फिर से वही क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियसली यहाँ पर फंक्शनल प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है? एंड देन द बायोकेमिकल चेंजेस इन पोस्टमार्टम एंड टेंडराइजेशन ऑफ मसल्स। तब ये चीज़ें पढ़नी है हमें। तब हम देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, कि बायोकेमिकल चेंजेस इन पोस्टमार्टम एंड द टेंडराइजेशन ऑफ मसल्स, यानी ये शब्द, ये जो है टेंडराइजेशन, इसका क्या मतलब है, ये हम देखेंगे बाद में। देन द लिपिड्स, लिपिड्स को समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर अगेन, यानी यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है ऑफ लिपिड्स, रेंसिडिटी, पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। पॉलीमराइजेशन उसकी एक प्रॉपर्टी है, पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे आपके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो तरह की बातें करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट? So it talks about the structure and functional properties. And functional properties. Then the next is the pigments. So pigments में क्या है कि carotenoids, chlorophyll, anthocyanin, tannin, and the myoglobin. So these are some of the pigments. These are the natural pigments that you will see in the nature. तो carotenoids, chlorophylls, these are the pigments. chlorophyll जो होता है green plants में होता है, कैरोटिनॉइड्स भी होता है प्लांट्स में, एंड देन एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जनरली जो फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है। देन टेनिन्स, टेनिन एक तरह का पॉलीफिनोल होता है, ठीक है? तो इसको और समझेंगे क्या होता है। देन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इन द मीट, राइट? एंड देन द फूड फ्लेवर्स, फूड फ्लेवर्स को और देख लेंगे। देन टर्पीनीज, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, सुक्विनीन्स, तो इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, फूड फ्लेवर्स के बारे में। देन एंजाइम स्पेसिफिसिटी, सिंपल एंड इनहिबिशन काइनेटिक्स। तो एंजाइम्स में जो जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट द क्वेश्चंस आर रियली इजी टू डू इन द एग्जाम, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली इसमें। सो एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, सो दिस इज द ब्राउनिंग रिएक्शन that happens in the food products. Then the nutrition, nutrition में बैलेंस डाइट के बारे में बात की जा रही है। then essential अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। essential का मतलब ये होता है कि those ingredients or those things which are not produced in our body but body requires it, यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत तो है बट बॉडी के अंदर वो बनती नहीं है। सो द ओनली सोर्स दैट फॉर द ह्यूमन बॉडी टू गेट these things is the outside world। तो यानी हम जो बाहर से जिन चीज़ों को ग्रहण करते हैं वो ये है essential things। देन द प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो भी समझेंगे, मगर इससे रिलेटेड दूसरी टर्म्स भी पूछी गई है एग्जाम में। हालांकि दिस इज द ओल्ड कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटीन एफिशिएंसी, ठीक है? अभी कुछ लेटेस्ट मेथड्स और भी आ गए हैं, लेटेस्ट टर्म्स भी आ गई हैं, जिसमें प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो को खत्म करके नए टर्म्स को ला दिया गया है। अभी जैसे आईसीएमआर की रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं, आईसीएमआर की रिसेंट गाइडलाइंस आई है 2020 की आरडीए गाइडलाइंस।
तो इन गाइडलाइंस में क्या है कि एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोटीन की एफिशिएंसी को समझने के लिए। सो वी विल आल्सो लुक एट इट एंड देन द वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो विटामिन्स अगेन आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वाटर सोल्यूबल के बारे में समझेंगे एंड फैट सोल्यूबल के बारे में देखेंगे। और देन द रोल ऑफ मिनरल्स इन न्यूट्रिशन, ओके। देन द कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के बारे में देखेंगे। कोफैक्टर्स को हम एंजाइम के साथ भी समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर एंटी न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड प्रोडक्ट में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स। सो वी विल लुक एट इट एंड हम ये भी समझेंगे कि एंटी न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से कम किया जा सकता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में। देन आफ्टर दैट न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में समझेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल समझेंगे कि होता क्या है एंड ये भी देखेंगे कि जो एफएसएसएआई ने रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की है न्यूट्रास्यूटिकल्स को लेकर या हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेकर, उसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। देन द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस में जनरली जो डिजीज होंगी वो ये होंगी कि किसी विटामिन की कमी से क्या डिजीज हो सकती है, या किसी मिनरल की कमी से क्या डिजीज हो सकती है, अगर प्रोटीन की कमी है तब क्या डिजीज होगी, ठीक है। सो वी विल लुक about these things. Then the next is the chemical and the biochemical changes. केमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस का मतलब ये है कि किसी भी फूड फैक्ट्री में अगर आप जाते हो तो उस समय जो फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं उस दौरान फूड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जब फूड को रखा गया है यानी स्टोरेज में रखा गया है तब उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम बहुत सी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू नॉट इन द एग्ज़ाम बट जब आप किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में काम करते हो तब ये चीज़ें बहुत आपको काम आएंगी। तो अभी हमने यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें समझ ली हैं फूड केमिस्ट्री के इस सिलेबस में, और इस सिलेबस पर ही हमें डटे रहना है, राइट। तो हमने अभी फूड केमिस्ट्री के सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है। फूड केमिस्ट्री में हमने देखा कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में बात की गई है। एंड वी हैव ऑल्सो लुक्ड अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो बॉडी को ज़रूरत होती है टू डू द फंक्शन, टू डू द मेटाबॉलिक फंक्शन सच एज द एंजाइम्स, ठीक है। और फूड में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि एंजाइम्स, पिगमेंट्स, फ्लेवर्स और एंटी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में भी देखा और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखनी है जो फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के दौरान हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्टोरेज के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, और स्टार्च जेलेटिनाइजेशन, स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन क्या है, ये चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि जो पिछले गत वर्षों में जो फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स आए हैं उनमें कौन से मेजर टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया गया है, और जो भी टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने कोई बुक रखी है और उस बुक को आप पढ़े जा रहे हो। अल्टीमेटली उस बुक का तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको ये ना पता हो कि किस बुक में से कितना और क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना और क्या क्या पढ़ना है, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन कम समय में बेहतर तरीके से हो सकती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स आए हैं वो क्या क्या थे। So these are the topics that have come in the previous years, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जेलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन, देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, पिगमेंट, फ्लेवर, एंजाइम्स या फिर नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, न्यूट्रिशन से क्या क्या चीज़ें आई हैं, देन चेंजेस ओकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, देन मिसलीनियस सेक्शंस। मिसलीनियस में मोस्टली वो वाले टॉपिक्स हैं जहाँ पर किसी एक क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया गया है, यानी ये जो टॉपिक्स हैं, ये ऊपर वाले सभी टॉपिक्स, इनको एक साथ किसी एक क्वेश्चन में कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है
मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, ठीक है, मिसलेनियस में। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो है 4 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, और जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। देन प्रोटीन से रिलेटेड आए हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस। देन लिपिड से रिलेटेड आए हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो जनरली क्वेश्चंस आए हैं वो स्ट्रक्चर को लेकर आए हैं। देन जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो प्रोटीन से 9 नंबर के, लिपिड से 5 नंबर के, और पिगमेंट से आप देखोगे तो 7 नंबर के। तो पिगमेंट हालांकि एक आसान टॉपिक है, मगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। देन द फ्लेवर से रिलेटेड आए हैं 4 नंबर के। देन एंजाइम्स में मोस्टली जो है न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो काफ़ी ईजी हैं। तो सिर्फ एक आपको फॉर्मूला मैं बता दूंगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकोगे। देन द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को चाहे तो आप कार्बोहाइड्रेट में भी रख सकते थे या फिर प्रोटीन में रख सकते थे, बट इसको एक अलग से टॉपिक बनाकर दे दिया गया है सिलेबस में, तो हमने भी अलग ही रखा है इसको। देन द न्यूट्रिशन एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और काफ़ी ज़रूरी है इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना, न्यूट्रिशन को। देन द चेंजेस ओकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पूछी गई है। तो ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसी को समझते समझते जब तक हम यहाँ पर पहुँचेंगे चेंजेस ओकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में, तब आप खुद से ही आंसर देने लगोगे कि भाई किसी भी प्रोसेसिंग में या किसी भी ऑपरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट में, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई चीज़ समझना है। देन द मिसलिनियस सेक्शन में अगेन ऊपर वाले टॉपिक्स को ही कवर किया गया है। तो मेजरली आप ज़्यादा कुछ इसमें समय लगेगा नहीं, तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करोगे, ठीक है। और ये बाकी के ये जो टॉपिक्स हैं मिसलिनियस वाले या फिर चेंजेस ओकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये अपने आप कवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि पिछले 11 साल में 95 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं फूड केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इससे अभी ये समझ में आ जाता है कि किसी भी टॉपिक को कितना प्रिपेयर करना है, कितना समझना है और उस टॉपिक में क्या क्या समझना है, ठीक है। तो अभी आपने सिलेबस को काफ़ी अच्छे से समझा कि फूड केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और भी जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि एंजाइम्स, फ्लेवर्स, पिगमेंट्स और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन सभी को अच्छे से हम कवर करेंगे। और एक चीज़ ये कि सिलेबस को आप पहले अच्छे से समझो। बिना सिलेबस को समझे अगर आप किताबों में घुस जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि किस टॉपिक को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सपोज़ फेनेमा की फूड केमिस्ट्री को समझने बैठो या पढ़ने बैठो तो आप देखोगे कि भाई 1000-1500 पन्नों की वो किताब है, 1000 से 1200 पन्नों की वो किताब है, उसको आप नहीं पढ़ सकते ओबियसली। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक्स को पूछा गया है अभी तक, और एग्ज़ामिनर भी जो है वो वहीं तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि बीटेक स्टूडेंट्स को ज़्यादा चीज़ों की आइडिया नहीं है। यू आर नॉट द PhD स्कॉलर्स, राइट। सो टॉपिक्स को पहले समझो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद उनको पढ़ना शुरू करो। और किसी भी एग्ज़ाम की एक ख़ास बात होती है, ठीक है। तो हम सिलेबस तक ही सीमित रहेंगे और जितना हो सके चीज़ों को उतना अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी है गेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो यू कैन कमेंट इन द वीडियोज़ और यू कैन DM मी ऑन द टेलीग्राम। तो आप बेझिझक मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। और आप अच्छे से इस चीज़ को पहले सिलेबस को समझिए और उसके बाद किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।